सादत हसन मंटो का अफसाना, नंगी आवाजें। भोलू और गामा दो भाई थे, बेहद मेहनती। भोलू कलई करता था, सुबह धोंकनी सर पर रखकर निकलता और दिन भर शहर की गलियों में भांडे कली कलारो की सदाएं लगाता फिरता। शाम को घर लौटता तो इसके तैबंद के डब में 3-4 रुपए का करियाना जरूर होता था। गामा ख्वांचा फरोश था, इसको भी दिन भर छावड़ी सर पर उठाए घूमना पड़ता था। 3-4 रुपए ये भी बचा लेता था, मगर इसको शराब की लत थी। शाम को दीने के भटियार खाने से खाना खाने से पहले 1 पाव शराब इसे जरूर चाहिए थी। पीने के बाद वो खूब चहकता। दीने के भटियार खाने में रौनक लग जाती। सबको मालूम था कि वो पीता है और इसके सहारे ही जीता है। भोलू ने गामा को, जो कि इससे 2 साल बड़ा था, बहुत समझाया कि देखो ये शराब की लत बहुत बुरी है। शादीशुदा हो, बेकार पैसा बर्बाद मत करो। यही जो तुम हर रोज 1 पाव शराब पर खर्च करते हो बचा कर रखो तो भाकरी ठाठ से रहा करे। गामा ने इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। भोलू जब थक हार गया तो उसने कहना सुनना ही छोड़ दिया। दोनों महाजिर थे। एक बड़ी बिल्डिंग के साथ सर्वेंट क्वार्टर थे। इन पर जहां औरों ने कब्जा जमा रखा था, इन दोनों भाइयों ने भी एक क्वार्टर को, जो कि दूसरी मंजिल पे था, अपनी रिहाइश के लिए महफूज कर रखा था। सर्दियां आराम से गुजर गईं। गर्मियां आईं तो गामा को बहुत तकलीफ हुई। भोलू तो ऊपर कोठे पर खाट बिछाकर सो जाता, मगर गामा क्या करता? बीवी थी और ऊपर पर्दे का कोई बंदोबस्त ही नहीं था। एक गामा ही को यह तकलीफ नहीं थी। क्वार्टरों में क्वार्टो भी शादीशुदा था, इसी मुसीबत में गिरफ्तार था। कल्लन को एक बात सूझी। इसने कोठे पर अपनी बीवी की चारपाई के इर्द गिर्द टाट तान लिया। इस तरह पर्दे का इंतजाम हो गया। कल्लन की देखा देखी दूसरों ने भी इसी तरकीब से काम लिया। भोलू ने भाई की मदद की और चंद ही दिनों में बांस वगैरह गाड़ कर, टाट और कंबल जोड़कर पर्दे का इंतजाम कर दिया। यूं हवा तो रुक जाती थी, मगर नीचे क्वार्टर के अंदर दोजख से हर हालत ये जगह बहुत बेहतर थी। ऊपर उठे पर सोने से भोलू की तबीयत में एक अजीब इनकलाब पैदा हो गया। वो शादी ब्याह का बिल्कुल कायल नहीं था। जब गामा कभी इसकी ब्याह की बात छेड़ता तो वो कहता कि मैं पागल हो गया हूं, जीते जी अपने जिस्म पर जोंके मैं नहीं लगवाऊंगा। लेकिन जब गर्मियां आईं और इसने ऊपर खाट बिछाकर सोना शुरू किया तो 10-15 ही दिनों में इसके ख्यालात बदल गए। एक शाम दीने के भटियार खाने में इसने अपने बड़े भाई से कहा, भाई मेरी शादी कर दो, मैं पागल हो जाऊंगा। गामन ने जब ये सुना तो कहने लगा, अच्छा मजाक सूझा है भाई तुझे। भोलू बहुत संजीदा हो गया। तुम्हें नहीं पता और तुम्हें नहीं मालूम, 15 रातें हो गई मुझे जागते हुए। गामा ने पूछा, ओ क्यों, वो क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, दाएं बाएं जिधर नजर डालो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अजीब अजीब आवाजें आती हैं, नींद क्या खाक आएगी मुझे। गामा जोर से अपनी घनी मूंछों में हंसा। भोलू शर्मा गया। वो जो कल्लन है, इसने तो हद ही कर दी। साला रात भर बकवास करता रहता है कि 20 साली की जबान तालू से नहीं लगती। बच्चे पड़े रो रहे होते हैं और वो दोनों, तौबा है। गामा हस्बे मामूल नशे में था। भोलू गया तो इसने दीने के भटियार खाने में अपने सबसे वाकिफकारों को खूब चहक चहक कर बताया कि इसके भाई को आजकल नींद क्यों नहीं आ रही। इसका बाइस जब इसने अपने मखसूस अंदाज में बयान किया तो सुनने वालों के पेट में हंस हंस के बल पड़ गए। जब ये लोग भोलू से मिले तो उसका खूब मजाक उड़ाया। कोई उससे पूछता, हाँ भाई कल्लन अपनी बीवी से क्या क्या बातें करता है? कोई उसे कहता, अरे वाह मियाँ, मुफ्त में मजे ले रहे हो है? सारी रात फिल्में देखते हो। आजो ने गंदे गंदे मजाक किए। भोलू चिढ़ गया। गामा सूफी हालत में तो था ही। भोलू चिढ़ गया। इसने अपने भाई से कहा,
तुमने तो यार मेरा मजाक बनवा दिया है। देखो, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है झूठ नहीं है। मैं इंसान हूं, खुदा की कसम मुझे नींद नहीं आती। आज 20 दिन हो गए हैं जागते हुए। तुम मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो यार, कसम पंजतन पाक की, मेरा खाना खराब हो जाएगा। भाभी के पास मेरा 500 रुपया जमा है, जल्दी बंदोबस्त कर दो। गामा ने मूछें मरोड़कर पहले कुछ सोचा, फिर कहा, अच्छा, हो जाएगा बंदोबस्त। तो तुम्हारी भाभी से आज ही बात करता हूं, वो अपने मिलने वालियों से कुछ पूछगछ करेगी, करते हैं कुछ। 1.5 महीने के अंदर अंदर बात पक्की हो गई। समत कलेगर की लड़की आयशा गामा की बीवी को बहुत पसंद आई। खूबसूरत थी, घर का काम काज जानती थी। वैसे समत भी शरीफ था, मोहल्ले वाले इसकी इज्जत करते थे। भोलू मेहनती था, तंदुरुस्त था। जून के वसत में शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। समत ने बहुत कहा कि वो लड़की इतनी गर्मियों में नहीं ब्याहेगा। भोलू ने जब जोर दिया तो वो मान गया। शादी से 4 दिन पहले भोलू ने अपनी दुल्हन के लिए ऊपर कोठे पर टाट के पर्दे का बंदोबस्त कर दिया। बांस बड़ी मजबूती से फर्श पर गाड़े, टाट खूब कसकर लगाया, चारपाइयों पर नए खेस बिछाए, नई सुराही मुंडेर पर रखी, शीशे का गिलास बाजार से खरीदा। सब काम इसने बड़े एहतमाम से किए। रात के पर्दे में घर आकर सोया तो उसको अजीब सा लगा। वो खुली हुई हवा में सोने का आदी था, मगर अब इसको ये आदत डालनी थी। यही वजह है कि शादी से 4 दिन पहले ही इसने यूं सोना शुरू कर दिया। पहली रात जब वो लेटा और इसने अपनी बीवी के बारे में सोचा तो वो पसीने से तरबतर हो गया। इसके कानों में वो आवाजें गूंजने लगीं जो इसे सोने नहीं देती थीं और इसके दिमाग में तरह तरह के परेशान ख्यालात दौड़ाती थीं। क्या वो भी ऐसी ही आवाजें पैदा करेगा? क्या आसपास के लोग ही आवाजें सुनेंगे? क्या वो भी इसकी मानंद रातें जाग जाग कर काटेंगे? और अगर किसी ने जाग कर देख लिया तो क्या होगा? भोलू पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। हर वक्त इसको यही बात सताती रहती कि टाट का पर्दा भी कोई पर्दा है। फिर चारों तरफ लोग बिखरे पड़े हैं। रात की खामोशी में हल्की सी सरगोशी भी दूसरे के कानों में पहुंच जाती है। लोग कैसे ये नंगी जिंदगी बसर करते हैं? एक कोठा है, इस चारपाई पर बीवी लेटी है, उस चारपाई पर खावंद पड़ा है। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों कान आसपास खुले हैं। नजर ना आने पर भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पर पूरी तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ये टाट का पर्दा क्या है? सूरज निकलता है तो इसकी रोशनी से सारी चीजें बेनकाब हो जाती हैं। वो सामने कल्लन अपनी बीवी की छातियां, और वो कोने में इसका भाई गामा लेटा है, तहबंद खोलकर एक तरफ रखा है, और उधर ईदू हलवाई की कंवारी बेटी। तौबा। शादी का दिन करीब आया तो भोलू का जी चाहा है कि वो कहीं भाग जाए। अब तो वो जकड़ा जा चुका था। गायब हो जाता तो समद जरूर खुदकुशी कर लेता और उसकी लड़की पर न जाने क्या गुजरती। अच्छा, जो होता है होने दो, मेरे साथी और भी तो हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे भी। भोलू ने खुद को ढारस दी और अपनी नई नवेली दुल्हन की डोली घर ले आया। क्वार्टरों में चहल पहल पैदा हो गई। लोगों ने भोलू और गामों को खूब मुबारकबादें दी। भोलू के जो खास दोस्त थे उन्होंने इसको छेड़ा और पहली रात की कामयाबी के गुर बताए। भोलू खामोशी से सुनता रहा। इसकी भाभी ने ऊपर कोठे पर टाट के पर्दों के पीछे बिस्तर का बंदोबस्त किया। गामा ने 4 मोतिये के बड़े बड़े हार तकिए के पास रख दिए। एक दोस्त इसके लिए जलेबियों वाला दूध ले आया, मगर वो देर तक नीचे क्वार्टर में अपनी दुल्हन के पास बैठा रहा और वो बेचारी शर्म की मारी सर न्योड़ाए, घूंघट काढ़े, सिमटी हुई सख्त गर्मी में बैठी रही। भोलू का नया कुर्ता इसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। पंखा चल रहा था मगर हवा जैसे बिल्कुल गायब हो गई थी। भोलू ने पहले सोचा था कि वो ऊपर कोठे पर नहीं जाएगा, नीचे क्वार्टर में ही रात बसर करेगा, मगर जब गर्मी इंतहा को पहुंच गई तो वो उठा और दुल्हन से चलने को कहा। आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी। तमाम क्वार्टर खामोशी में लिपटे हुए थे। भोलू को इस बात की तस्कीन थी कि सब सो रहे हैं, कोई इसको नहीं देखेगा। चुपचाप दबे कदमों वो अपने टाट के पर्दे के पीछे अपनी दुल्हन समेत अंदर दाखिल हो जाएगा और सुबह मुंह अंधेरे नीचे उतर आएगा।
جب وہ کوٹھے پر پہنچا تو بالکل خاموشی تھی۔ دلہن نے شرمائے ہوئے قدم اٹھائے تو پازیب کی نخرئی گھنگرو بجنے لگے۔ ایک دم بھولو نے محسوس کیا کہ چاروں طرف جو نیند بکھری ہوئی تھی چونک کر جاگ پڑی ہے۔ چارپائیوں پر لوگ کروٹیں بدلنے لگے، کھانسنے کھنکارنے کی آوازیں آنے لگی، دبی دبی سرگوشیاں اس تپی ہوئی فضا میں تیرنے لگی۔ بھولو نے گھبرا کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ٹاٹ کی اوٹ میں چلا گیا۔ دبی دبی ہنسی کی آوازیں اس کے کانوں کے ساتھ ٹکرائیں۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی سے بات کی تو ساتھ ہی خسر پھسر شروع ہو گئی۔ دور کونے میں جہاں کلن کی جگہ تھی وہاں چارپائیوں کی چرچوں چرچوں ہونے لگی۔ یہ دھیمی پڑی تو گاما کی لوہے کی چارپائی بولنے لگی۔ عیدو حلوائی کی کنواری لڑکی شادہ نے 2-3 بار اٹھ کر پانی پیا۔ گھڑے کے ساتھ اس کا گلاس ٹکراتا تو ایک چھناکا سا پیدا ہوتا۔ خیر کسائی کے لڑکے کی چارپائی سے بار بار ماچس جلانے کی آواز آتی رہی۔ بھولو اپنی دلہن سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اسے ڈر تھا کہ آس پاس کے کھلے ہوئے کان فوراً اس کی بات نگل جائیں گے اور ساری چارپائیاں چرچوں چرچوں کرنے لگیں گی۔ دم سادھے وہ خاموش لیٹا رہا، کبھی کبھی سہمی ہوئی سی نگاہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ لیتا جو گٹھڑی سی بنی ہوئی دوسری چارپائی پر لیٹی تھی۔ کچھ دیر جاگتی رہی پھر سو گئی۔ بھولو نے چاہا کہ وہ بھی سو جائے مگر اس کو نیند نہ آئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس کے کانوں میں آوازیں آتی رہیں، آوازیں جو فوراً تصویر بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی تھی۔ اس کے دل میں بڑے ولولے تھے، بڑا جوش تھا۔ جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تھا تو وہ تمام لذتیں جن سے وہ نا آشنا تھا اس کے دل و دماغ میں چکر لگاتی تھی۔ اس کو گرمی محسوس ہوتی تھی، بڑی راحت بخش گرمی، مگر اب جیسے پہلی رات سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ اس نے رات میں کئی بار یہ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی مگر آوازیں، وہ تصویر کھینچنے والی آوازیں، وہ سب کچھ درہم برہم کر دیتی تھی۔ وہ خود کو ننگا محسوس کرتا تھا، الف ننگا، جس کو چاروں طرف سے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ صبح کے 4 بجے کے قریب وہ اٹھا۔ باہر نکل کر اس نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیا، کچھ سوچا۔ وہ جھجک جو اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی اس کو کسی قدر دور کیا۔ اب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو کافی تیز تھی۔ بھولو کی نگاہیں کونے کی طرف مڑی۔ کلن کا گھسا ہوا ٹاٹ ہل رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکل ننگ دھڑنگ لیٹا ہوا تھا۔ بھولو کو بہت گھن آئی، ساتھ ہی غصہ بھی آیا کہ ہوا ایسے کوٹھوں پر کیوں چلتی ہے؟ چلتی ہے تو ٹاٹوں کو کیوں چھیڑتی ہے؟ اس کے جی میں آئی کہ کوٹھے پر جتنے ٹاٹ ہیں سب نوش ڈالے اور ننگا ہو کر ناچنے لگے۔ بھولو نیچے اتر گیا۔ جب کام پر نکلا تو کئی دوست ملے۔ سب نے اس سے پہلی رات کی سرگزشت پوچھی۔ فوجی درزی نے اسے دور ہی سے آواز دی، او کیوں استاد بھولو، او کیسے رہے؟ ہمارے نام پر بٹا تو نہیں لگایا تم نے؟ جھاگے ٹین ساز نے اسے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو اگر کوئی گڑبڑ ہے تو بتا دو، ایک بہت اچھا نسخہ ہے میرے پاس۔ بالے نے اس کے کندھے پر بڑے زور سے تھپکا مارا۔ کیوں پہلوان، کیسا رہا دنگل؟ بھولو خاموش۔ صبح اس کی بیوی میکے چلے گئی۔ 5-6 روز بعد وہ واپس آئی تو بھولو کو پھر اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ کوٹھے پر سونے والے جیسے اس کی بیوی کی آمد کے منتظر تھے۔ چند راتیں خاموش رہی تھیں، لیکن جب وہ اوپر سوئے تو وہی خسر پھسر، وہی چرچوں چرچوں، وہی کھانسنا کھنکارنا، وہی گھڑے کے ساتھ گلاس کا ٹکرانے کی چھناکے، کروٹوں پر کروٹیں، دبی دبی سی ہنسی۔ بھولو ساری رات چارپائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اپنی دلہن کو دیکھ لیتا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ 7 راتوں تک یہی ہوتا رہا۔ آخر تنگ آ کر بھولو نے اپنی دلہن کو میکے بھیج دیا۔ 20-25 دن گزر گئے۔ گاما نے بھولو سے کہا، یار تم بہت عجیب آدمی ہو، نئی شادی اور بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اتنے دن ہو گئے اسے گئے ہوئے، تم اکیلے سوتے کیسے ہو؟ بھولو نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے؟ گاما نے پوچھا، ٹھیک کیا ہے؟ جو بات ہے وہ بتاؤ، کیا تمہیں پسند نہیں آئی عائشہ؟ یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ بھولو بات کو گول کر گیا، مگر تھوڑے ہی دنوں بعد اس کے بھائی نے پھر بات چھیڑی۔
भोलू उठकर क्वार्टर के बाहर चला गया। चारपाई पड़ी थी, इस पर बैठ गया। अंदर से इसको अपनी भाभी की आवाज सुनाई दी। वो गामा से कह रही थी, तुम जो कहते हो ना कि भोलू को आयशा पसंद नहीं आई, ये गलत है। गामा की आवाज आई, अच्छा तो तू बता दे, और क्या बात है? भोलू को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी क्या हो और क्यों? गामा की बीवी का जवाब भोलू ना सुन सका, मगर इसके बावजूद उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी हस्ती किसी ने हावन में डालकर कूट दी है। एकदम गामा ऊंची आवाज में बोला, नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा? गामा की बीवी बोली, आयशा ने अपनी सहेली से जिक्र किया है। बात उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंच गई। बड़ी सदमाज़दा आवाज में गामा ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। भोलू के दिल में छुरी पेवस्त हो गई। इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया। उठा, कोठे पर चढ़कर जितने टाट लगे थे उखेड़ने शुरू कर दिए। खट खट फट फट सुनकर लोग जमा हो गए। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। वो लड़ने लगा। बात बढ़ गई। कल्लन ने बांस उठाकर इसके सर पर दे मारा। भोलू चक्कर खाकर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसका दिमाग चल चुका था। अब वो अलिफ नंगा बाजारों में घूमता फिरता है। कहीं टाट लटकता देखता है तो उसको उतार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है।